नमस्कार बच्चों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड आपका मेटलर्जिस्ट। मेरा नाम है तरुण नंदा। इन दिस particular lecture we are going to start with an extremely important topic in the subject area of physical metallurgy, which is also called industrial metallurgy। और जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, it's called the iron cementite equilibrium diagram or the iron carbide equilibrium diagram. So let us first see that what all would be covered in this lecture. So students, first of all, we'll try to see as to what are iron carbon alloys. आयरन कार्बन अलॉयज़ ही हैं जिनके लिए हम आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम को स्टडी करते हैं। देन व्हाई इज़ दिस इक्विलिब्रियम डायग्राम रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए भी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ हैविंग दिस डायग्राम, इससे क्या हमें मिलता है। देन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम समझेंगे तब जाकर आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम हमें पूरी तरह से समझ लगेगा। और फिर हम शुरू हो जाएंगे कि जनाब क्या है प्योर आयरन, प्योर आयरन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी मेन लिमिटेशंस क्या हैं, जिसकी वजह से उसके साथ हमने कुछ एलिमेंट्स की अलॉइंग कर आयरन कार्बन अलॉयज़ बनाए, आयरन कार्बन सिस्टम बनाए और फिर आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम को हम पढ़ रहे हैं। और फाइनली हम आयरन की एक बड़ी मेन कैरेक्टरिस्टिक जिससे वो सक्सेसफुल अलॉयज़ बना पाता है, वो फिनोमिनन जिसका नाम है एलोट्रॉपी या पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके, देन स्टूडेंट्स लेट अस सी कि ये आयरन कार्बन अलॉय सिस्टम्स क्या हैं। देखिए भाई, आज भी अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा वो अलॉय सिस्टम है जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, द आंसर वुड बी स्टील्स। बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एक और कैटेगरी ऑफ अलॉयज़, उनका नाम है कास्ट आयरन्स। सो दीज स्टील्स, दीज कास्ट आयरन्स, व्हाट आर दीज आर अलॉयज़ ऑफ आयरन एंड कार्बन। अब इनको समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, अच्छा, आयरन कार्बन अलॉयज़ दूसरे शब्दों में, अगर आयरन मेन एलिमेंट है और कार्बन को आपने प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट यूज़ किया हुआ है आयरन के लिए, और आयरन और कार्बन कंबाइन होकर आपको जो अलॉयज़ देते हैं उनको हम आयरन कार्बन अलॉयज़ कहते हैं। दो मेन कैटेगरीज बनती हैं बच्चों, एक कैटेगरी का नाम है स्टील्स, दूसरी कैटेगरी का नाम है कास्ट आयरन्स। अब जो स्टील्स और कास्ट आयरन्स हैं तो दोनों आयरन कार्बन अलॉयज़, इनमें मेन फ़र्क किस चीज़ का है? मेन फ़र्क है स्टूडेंट्स इनमें कार्बन कंटेंट का। सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टील्स एंड कास्ट आयरन्स? The main difference is of the carbon content that is present in iron. Yes, in steels the carbon content is slightly on the lower side as compared to what is in cast irons. अच्छा, उसमें भी मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ। अगर आप एक आयरन कार्बन अलॉय बनाते हैं और उस आयरन कार्बन अलॉय में कार्बन की जो वेट परसेंटेज है वो 0.002 से शुरू होकर हदो हद मैक्सिमम है 2.11 वेट परसेंटेज कार्बन, तो ऐसे आयरन कार्बन अलॉयज को नाम दिया जाता है स्टूडेंट स्टील्स। स्टील शब्द जर्मन के एक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। उस शब्द का नाम था, उस जर्मन वर्ड का नाम था स्टेहलिजा, विच मीन्स फर्म। यहाँ फर्म का मतलब है कि ऐसे अलॉयज बने हैं जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत फर्म है, बहुत स्ट्रांग है। और वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? जनरली स्ट्रेंथ स्टील्स की बहुत अच्छी होती है, हार्डनेस बहुत अच्छी होती है, और कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी रहती हैं। तो क्योंकि ये ऐसे आयरन कार्बन अलॉयज़ हैं 0.002% कार्बन से लेकर 2.11% कार्बन तक, जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, इसलिए इनका नाम है स्टील्स। ओके, एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि अगर आप स्टील बना रहे हो और स्टील में कार्बन ही आपका प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट है
और कार्बन के अलावा आपने कोई और मेजर अलॉइंग एलिमेंट आयरन के साथ अलॉय नहीं किया हुआ, तो ऐसी स्टील्स को हम कहते हैं प्लेन कार्बन स्टील्स। जब भी बच्चों कोई प्लेन कार्बन स्टील बनेगी, उसमें ना चाहकर भी प्रोसेसिंग के दौरान कुछ फास्फोरस, कुछ मैंगनीज, कुछ सल्फर एज इम्प्योरिटीज आ जाएगा। लेकिन अगर कार्बन के अलावा और कोई मेजर अलॉइंग एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कह देंगे स्टील को? प्लेन कार्बन स्टील। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक स्पेशल तरह की स्टील्स बनाना चाह रहे हैं जिन पे कोई दाग ना पड़े, निशान ना पड़े, रस्टिंग ना हो, स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त हो, लस्टर या शाइन हो बड़ी प्यारी सी, तो हम क्या करते हैं? एटलीस्ट 10.5% क्रोमियम स्टील में डाल देते हैं। मतलब स्टील में कार्बन होगा लेकिन कार्बन ही अलॉइंग एलिमेंट नहीं है, उसके अलावा हमने क्रोमियम भी डाल दिया और वो भी 10.5% बाय वेट मिनिमम, तो स्टील्स बन जाती हैं स्टेनलेस स्टील्स। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने कार्बन ही सिर्फ एज एन अलॉइंग एलिमेंट डाल रखा है और वो 2.11 वेट परसेंटेज तक या उससे कम है, तो आपको आयरन कार्बन अलॉयज जो मिलते हैं वो है स्टील्स। फिर बच्चों, अगर आपने 2.11 से ज्यादा कार्बन डालकर आयरन कार्बन अलॉय बनाया है, तो ऐसे जो आयरन कार्बन अलॉयज हैं जिसमें आपका कार्बन की वेट परसेंटेज रहती है 2.11 वेट परसेंटेज कार्बन से लेकर हदो हद मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो आयरन के साथ अलॉय किया जा सकता है स्टूडेंट्स, दैट इज 6.67 वेट परसेंटेज। 6.67 वेट परसेंटेज, इससे ज्यादा कार्बन आयरन के अंदर नहीं यूज किया जा सकता। देखिए भाई, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, किसी और लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूंगा कि व्हेन कार्बन इज अलॉयड विद आयरन, कार्बन हैज टू ऑप्शंस, आइदर इट कैन फॉर्म अ सॉलिड सोल्यूशन विद आयरन, द अदर ऑप्शन इज कि वो आयरन के साथ सॉलिड सोल्यूशन अगर नहीं बना पा रहा कुछ कारणों से, तो वो केमिकल कंपाउंड बना दे जिसको हम स्पेशली कहते हैं इंटरमीडिएट फेज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो अगर आप कार्बन को आयरन के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाए, चाहे वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाए, 6.67 परसेंटेज से ज्यादा कार्बन आयरन के अंदर सॉलिड स्टेट में नहीं जा सकता। तो हमने क्या कह दिया कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन गेट इनटू आयरन इज 6.67 वेट परसेंटेज। सो इफ योर आयरन इज having carbon in it in the range of 2.11 to 6.67 percentage, then the category of iron carbon alloys that is obtained in iron carbon alloys की जिसमें कार्बन इस रेंज में है, इस रेंज में बच्चों, जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं ये आयरन कार्बन सोल्यूशन, और जब आप इसको सॉलिडिफाई करते हो, आप देखते हो यार इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से इसकी कास्टेबिलिटी, कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेलेंट हो जाते हैं। सो इस करके स्टूडेंट्स, इन आयरन कार्बन अलॉयज को स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम है? कास्ट आयरन्स। तो स्टील्स आर नोन एज स्टील्स बिकॉज ऑफ देयर गुड स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ देयर रॉबस्टनेस। कास्ट आयरन्स आर कॉल्ड एज कास्ट आयरन्स बिकॉज ऑफ देयर गुड कास्टेबिलिटी, देयर गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, कार्बन कंटेंट अलग होने की वजह से इन दोनों तरह की स्टील्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही अलग तरह की मिलेंगी आपको। कास्ट आयरन बहुत ही सॉफ्ट होगा, मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त होगी, लेकिन जो स्टील्स हैं उनमें स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, टफनेस, वेल्डेबिलिटी ये बहुत अच्छी होंगी, कास्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये दो प्रिंसिपल अलॉयज हैं जो आयरन कार्बन के साथ मिलकर बनाता है, और इन्हीं के अगर आप माइक्रोस्ट्रक्चर को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हो तो आपको किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी? आयरन कार्बन सिस्टम के इक्विलिब्रियम डायग्राम की। क्योंकि मेटलर्जी में भाई हम ये मानते हैं कि कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी मटेरियल सिस्टम किन्हीं भी गिवन कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन के अंदर दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उस मटेरियल सिस्टम के अंदर, उन कंडीशंस के अंदर कुछ खास माइक्रोस्ट्रक्चर, कुछ खास ग्रेन साइज, कुछ खास फेजेस हैं। अगर आप किसी मटेरियल सिस्टम के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से खुश नहीं हो,
दुविधा इसलिए क्योंकि उसका माइक्रोस्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिजिकल मेटलर्जी या इंडस्ट्रियल मेटलर्जी में आप ये मानते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन द माइक्रोस्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग इन ए मटेरियल सिस्टम अंडर सम गिवन कंडीशंस एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बीइंग डिस्प्लेड बाय द मटेरियल सिस्टम अंडर दोज कंडीशंस। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल सिस्टम, यू नीड टू चेंज इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन पे सारा सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेटलर्जी डिपेंडेंट है। और सबसे बेसिक टूल जो किसी भी मटेरियल का, किसी भी मेटल या किसी भी अलॉय सिस्टम का माइक्रोस्ट्रक्चर समझने के लिए जो सबसे बेसिक टूल है, जो आपको बताता है कि उसमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसे डेवलप हुआ, वो कैसे आया हीटिंग और कूलिंग से, वो बताता है बच्चों इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो इसीलिए हम इंटरेस्टेड रहते हैं कि जिस भी मटेरियल सिस्टम का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज माइक्रोस्ट्रक्चर को हम समझना चाह रहे हो, भाई सबसे बेसिक टूल है उसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लो। सो दैट इज द होल जेनेसिस ऑफ दिस टॉपिक, दैट व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम, which is the equilibrium diagram for iron carbon systems, right? Okay, I have also noted here for you that what exactly is meant by कास्ट आयरन्स, तो वो भी मैं आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ. यू विल बी एबल टू रीड दिस. ओके, लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू. Here it goes, right? So next then students, what is an equilibrium diagram? मैंने कहा हमारा टॉपिक है, हम आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ आपको व्यू पॉइंट दे दूँ कि इक्विलिब्रियम डायग्राम होता क्या है. See, equilibrium diagram is also called phase diagram or constitutional diagram. And definition सुनिए पहले. Equilibrium diagram of any materials system is a graphical representation of what different phases are present in that material system under condition of different conditions of pressure, temperature, compositions, etc. तो अगर मैं इसी बात को समझा दूं कि इक्विलिब्रियम डायग्राम एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जो आपको ये दिखाता है कि जब आपका मटेरियल सिस्टम अलग अलग कंडीशंस ऑफ प्रेशर या टेम्परेचर या कॉम्पोजिशन पे बैठा हुआ है के अंडर प्रेजेंट है, उसमें क्या फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. जैसे अगर आप सिंगल कंपोनेंट सिस्टम लो, प्योर सिस्टम लो, प्योर मेटल ले लिया, प्योर सिस्टम लाइक वाटर ले लिया, तो उसमें कॉम्पोजिशन इज नॉट ए वेरिएबल. तो वहां बच्चों अगर इक्विलिब्रियम डायग्राम हमें यूज करना हो तो वहां इक्विलिब्रियम डायग्राम आप देखोगे कि सर वहां तो दो ही एक्सटर्नल वेरिएबल हैं जिनके चेंज होने पर फेजेस चेंज होंगे. वन ऑफ द वेरिएबल्स इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एट विच द मटेरियल सिस्टम इज प्रेजेंट एंड द अदर इज प्रेशर. सो इफ द इक्विलिब्रियम डायग्राम स्टूडेंट्स सपोज इज लुकिंग लाइक दिस, तो और ये सपोज अल्फा है, ये एप्सिलन है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये लिक्विड है, यहाँ कहीं गैस है. तो ये जैसे ये जो मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया ना, ये प्योर आयरन का है. तो प्योर आयरन का इक्विलिब्रियम डायग्राम आपको दिखा रहा है कि भाई जब प्योर आयरन अलग अलग टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पर है, उसके अंदर क्या फेज या फेजेस हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि यार आपका मटेरियल सिस्टम जो कि प्योर आयरन आपने ले रखा है, वो इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर है, से पॉइंट ए पर है, पीए प्रेशर है. तो आप कहोगे सर उसके अंदर इक्विलिब्रियम डायग्राम दिखा रहा है, एक ही फेज प्रेजेंट है और उस फेज का नाम है सर द अल्फा फेज. सिमिलरली अगर कहीं आपका डायग्राम होता यहाँ, आपका डायग्राम एक ऐसे प्रेशर और आपका मटेरियल सिस्टम एक ऐसे प्रेशर से पीबी और टेम्परेचर टीबी पर होता कि वो पड़ा होता यहाँ, तो आप कहते हैं सर मेरे मटेरियल सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम डायग्राम बता रहा है पीबी प्रेशर और टीबी प्रेशर पर जब मेरा मटेरियल सिस्टम है दैट इज प्योर आयरन, तो इसके अंदर दो फेज हैं. वन फेज इज अल्फा एंड द अदर फेज इज गामा. तो प्योर सिस्टम्स के लिए, वन कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए, वन कॉन्स्टिट्यूएंट वाले सिस्टम्स के लिए इक्विलिब्रियम डायग्राम बताता है कि अलग अलग टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पर मटेरियल सिस्टम के अंदर क्या फेजेस प्रेजेंट हैं. सिमिलरली अगर अब हम बाइनरी अलॉयज की बात करें जिनमें टू कंपोनेंट्स हैं, तो बच्चों जनरली जो टू कंपोनेंट सिस्टम्स होते हैं वो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही बना देते हो. वहाँ एक्सटर्नल वेरिएबल्स मेन होते हैं टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन. सो अगर आप बाइनरी अलॉय सिस्टम का, जैसे कि स्टील्स एक बाइनरी अलॉय सिस्टम है, इफ दे आर प्लेन कार्बन स्टील्स,
या कॉपर निकल सिस्टम या ब्रास सिस्टम या ब्रॉन्ज सिस्टम। तो अगर सपोज मैं आपका आयरन कार्बन सिस्टम लूँ जो कि बाइनरी अलॉय है, प्लेन कार्बन स्टील ले लूँ, तो वन ऑफ द वेरिएबल्स इज टेम्परेचर, द अदर वेरिएबल इज कॉम्पोजिशन ऑफ द अलॉय एंड द थर्ड वेरिएबल इज प्रेशर। बट फॉर्चुनेटली प्रेशर बाइनरी अलॉयज के लिए या बाकी अलॉयज के लिए जनरली फिक्स्ड होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब आप यहाँ इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाओगे, सपोज ये किसी बाइनरी, सपोज कॉपर निकल के लिए मैं बनाऊँ, यहाँ हम शुरू हुए कॉपर से, 100% कॉपर है, अलॉय में 0% निकल है, तो ये तो अलॉय ना हुआ, ये तो प्योर कॉपर हो गया। और फिर 0% निकल से यहाँ हमने अलॉय ले लिया जिसमें 10% निकल है, 90% कॉपर है। चलते चलते यहाँ सर 90% सिस्टम में निकल है, 10% रह गया कॉपर, और फाइनली यहाँ आ गए हम सर प्योर निकल पर, जहाँ सिस्टम में 100% निकल है और 0% कॉपर है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब कॉम्पोजिशन वेरी हो रही है फ्रॉम प्योर कॉपर 0 निकल टूवर्ड्स 100 निकल, और टेम्परेचर वेरी हो रहा है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इक्विलिब्रियम डायग्राम बच्चों इसका दिखता है ऐसा। तो इक्विलिब्रियम डायग्राम दिखाता है सर, अगर आप इस लाइन से ऊपर हो, जिसको लिक्विडस लाइन कहते हैं, मटेरियल सिस्टम में एक ही फेज है, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड निकल। अगर आपका मटेरियल सिस्टम इस लाइन से नीचे है तो उसमें एक ही फेज है, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड निकल। और अगर कहीं आपका टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन अलॉय का ऐसे है कि आपका सिस्टम यहाँ है, तो उसमें 2 फेजेस हैं, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड निकल एंड सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड निकल। फॉर एग्जांपल एक केस ले लेते हैं बच्चों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यार 70% निकल और 30% कॉपर कॉम्पोजिशन का एक अलॉय है, और वो बैठा हुआ है से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। See, this is the melting point of pure copper 1083, this is the melting point of pure nickel, this is 1454। तो बच्चों आप अगर कहते हो कि 70% निकल का अलॉय 500 पे बैठा हुआ है, तो 500 में आप इस रीजन में हो, इस रीजन में एक ही फेज है, फेज का नाम है सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड निकल। तो दिस इज under different conditions of pressure, temperature, composition, what different phases are present in a मटीरियल सिस्टम, उसका इक्विलिब्रियम डायग्राम ये इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगी? ये इंफॉर्मेशन आपको ये बताएगी कि सर जब आपका मटेरियल सिस्टम किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉम्पोजिशन पर है, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का मटेरियल सिस्टम रूम टेम्परेचर पे है, तो आपको इक्विलिब्रियम डायग्राम आसानी से बता देगा कि हाई टेम्परेचर से जब किसी कॉम्पोजिशन का मटेरियल सिस्टम, जिसके इक्विलिब्रियम डायग्राम को आप देख रहे हो, जब कूल होकर वो मटेरियल सिस्टम रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा, तो जनाब रूम टेम्परेचर में उसके माइक्रोस्ट्रक्चर में ये फेजेस पड़े होंगे। इक्विलिब्रियम डायग्राम आपको वो जानकारी दे देगा। तो आयरन कार्बन सिस्टम्स, स्टील्स, कास्ट आयरन्स, अगर आप इनके माइक्रोस्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, इनके माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या क्या फेजेस प्रेजेंट हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं, तो कौन समझाएगा? इनका इक्विलिब्रियम डायग्राम। एंड माइंडेड बच्चों, आयरन कार्बन सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम डायग्राम को आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम। क्यों नहीं कहा जाता आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम? आने वाले लेक्चर्स में पक्का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। दुख मुझे इस बात का होता है कि काफी सोर्सेज आपको क्या करवा देंगे, आयरन कार्बन सिस्टम्स का इक्विलिब्रियम डायग्राम, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। नो, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम नहीं, आयरन कार्बन सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम डायग्राम को कहा जाता है आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम या आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो सिंबल्स में अगर मैं लिखूं क्या है डायग्राम? आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम। ओके, सो वील डिस्कस अबाउट दिस इन लेक्चर्स टू कम। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है, और अगला जो मेरा पॉइंट है ये आपको बताएगा कि इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है ये क्यों ज़रूरी है आयरन कार्बन सिस्टम्स के लिए पढ़ने। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि भाई अगर आप स्टील्स और कास्ट आयरन्स का मेटलर्जिकल बिहेवियर समझना चाहते हो, अगर आप ये समझना चाहते हो कि स्टील्स और कास्ट आयरन्स रूम टेम्परेचर पर या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी टेम्परेचर पर क्यों कुछ फेजेस दिखा रहे हैं, वो फेजेस कहाँ से आए, कहाँ से इवॉल्व होकर आए, तो आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम आपको वो सारे आंसर्स देगा कि जनाब जो माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील अपने अंदर लेकर बैठी हुई है, इक्विलिब्रियम डायग्राम दिखाएगा कि सर देखिए जब कूलिंग हो रही थी ये फेजेस उसमें बन रहे थे, चेंज होकर रूम टेम्परेचर पर फाइनली आपको ये फेजेस मिले। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। ओके, सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड।
ओके। अब बच्चों अगर आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम को हमें पूरी तरह से समझना है, मोस्ट बेसिक्स उसके जो रिलेटेड हैं उनसे लेकर जो आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम की एप्लीकेशन है उसको अगर हमने समझना है तो देयर आर फ्यू टॉपिक्स जिनको हमें सीक्वेंस में कवर करना पड़ेगा। अब उसमें आपको पता करना पड़ेगा प्योर आयरन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। आपको बच्चों समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस क्या हैं प्योर आयरन की, जिसकी वजह से हमें उसकी अलॉइंग कर कर स्टील्स और कास्ट आयरन्स बनाने पड़े। आपको ये इंपॉर्टेंट फिनोमिनन समझना पड़ेगा जिसका नाम एलोट्रॉपी है। फिर जब हम आयरन सीमेंटाइट डायग्राम बनाने के करीब पहुंच जाएंगे उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आयरन सीमेंटाइट डायग्राम बन जाने के बाद जो फेजेस उस पर दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली फेजेस हैं क्या, उनकी कॉम्पोजिशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके सॉल्युबिलिटी लिमिट्स क्या हैं। तो डिफरेंट फेजेस इनके बारे में बात होगी। फिर हम बड़े आराम से आपके साथ बनाएंगे द आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम बना लेंगे, उसकी हर रीजन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और फिर हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सर आयरन कार्बन सिस्टम्स जो हैं ये कुछ इनवेरिएंट रिएक्शंस, कुछ आइसोथर्मल रिएक्शंस जो रिवर्सिबल भी हैं ये अपने ऊपर दिखाता है। तो वील डिस्कस दोज रिएक्शंस विद यू। और फिर आ जाएगा वो टाइम जब हम देखेंगे कि सर कोई भी आप आयरन कार्बन अलॉय मुझे दो, कोई स्टील दो, कोई कास्ट आयरन दो, और आप मेरे से पूछो कि इसके रूम टेम्परेचर माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या फेजेस नजर आ रहे हैं, और मुझे बताओ कि ऊपर से अगर इसकी हीटिंग चालू कर दें और ऊपर से मोल्टन स्टेट से पकड़ कर अगर इसकी कूलिंग चालू कर दें तो रूम टेम्परेचर पर जो फेजेस नजर आ रहे हैं वो किस वजह से बने हैं। हम आयरन सीमेंटाइट डायग्राम की सहायता से, इनवेरिएंट रिएक्शंस की सहायता से पूरी ये चीज़ समझेंगे कि कैसे माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप होता है डिफरेंट स्टील्स में, कास्ट आयरन्स में। और एक एप्लीकेशन और जो कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम के ऊपर हम कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर्स देख पाते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या होते हैं, और आप आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम को कुछ लाइंस की सहायता से इन डायग्राम्स को इन लाइंस को दिखाते हो, इन टेम्परेचर्स को दिखाते हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस वुड बी अनदर टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद यू दैट व्हाट इज प्योर आयरन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो लेट्स सी दैट स्टूडेंट्स। देखिए भाई, ये यहाँ मैंने इमेज दिखा रखी है प्योर आयरन के कुछ सैंपल्स की, और आप देख पा रहे हो कि प्योर आयरन जब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है सिल्वरी ग्रेइश लस्ट्रस सा सब्सटेंस की तरह ये दिखता है। सो आई हैव रिटन दैट प्योर आयरन इज अ शाइनी सिल्वरी ग्रेइश मेटल। ओके, अब सबसे पहले तो मैं इसकी खामी ही बता दूं। प्योर आयरन आप जर्नली नहीं सुनेंगे कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों? इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस प्योर आयरन। और बच्चों पता क्या है, हमें ज़रूरत भी नहीं है प्योर आयरन बनाने की। जब आप आयरन ओर लेते हो और आयरन ओर को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते करते जब आपको कास्ट आयरन कॉम्पोजिशन मिलती है, आपको कास्ट आयरन चाहिए तो आप वहाँ रुक जाओगे। हाँ, अगर आपको और लोअर कार्बन चाहिए आप और प्रोसेस को आगे लेकर जाओगे। जब आपको एक पर्टिकुलर स्टील कॉम्पोजिशन मिल जाएगी, अगर आप स्टील में इंटरेस्टेड थे आप वहां रुक जाओगे। आप कभी भी प्रोसेस को इतनी आगे नहीं लेकर जाओगे कि आपको प्योर आयरन मिले। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन एरिया है जहां आपको प्योर आयरन चाहिए होता है। अदरवाइज तो आयरन की बच्चों मेन एप्लीकेशन ही ये है कि उससे अलॉयज बनते हैं, स्टील्स और कास्ट आयरन जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सो द फर्स्ट मेजर लिमिटेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर आयरन इज दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव to produce iron in its purest form. Fortunately, in most of the applications, iron is not required in its purest form. So the first application that I would have mentioned is that the first characteristic that I have mentioned is that it's very expensive to produce uh, uh, iron in its purest form. Not only is it अनइकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस प्योर आयरन, अगर आप ऑब्टेन भी कर लें तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आपको ऑफर ही नहीं करता। ना तो उसमें अच्छी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स, ना उसमें अच्छी हार्डनेस है, ना अच्छी स्ट्रेंथ देखिए ना अच्छी हार्डनेस। तो अगर आप प्रोड्यूस कर भी लें तो किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज वाली एप्लीकेशन में आप प्योर आयरन को यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, यहां मैं ऐड कर दूं कि प्योर आयरन में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे इट इज़ वेरी गुड इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन कंडक्शन ऑफ हीट,
इट इज़ वेरी रिएक्टिव ऑल्सो इन द सेंस कि वैसे तो उसकी एक खामी भी है कि मॉइस्ट एयर में आते ही ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग हो जाएगी इसकी, लेकिन कई बार इसकी जो रिएक्टिविटी है ज़्यादा, जैसे हेलोजेंस क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है, फॉस्फोरस के साथ इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है, सल्फर के साथ ही एकदम ये रिएक्ट करता है। इस तरह की रिएक्टिविटी को, इस तरह के सब्सटेंसेस के साथ रिएक्टिविटी को हम टू एडवांटेज यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम हेबर्स प्रोसेस में इसे आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में ये हेल्प करता है। वैसे कुछ और प्रोसेसेस हैं जहां हमें और कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, आयरन की रिएक्टिविटी की वजह से इसको एज ए कैटलिस्ट वहां यूज़ कर कर हम एडवांटेज ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है, अगर एडवांटेजेस की बात करें, इट्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज एक्सट्रीमली गुड, जिसकी वजह से सॉफ्ट आयरन कोर्स जो ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ होते हैं वो प्योर आयरन के बनते हैं। उसके अलावा बच्चों, अच्छा यहाँ मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए यहाँ मैंने लिख रखी हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़। तो this is used to produce soft iron cores. It is used as a magnetic pole in electromagnets. Then it is used in magnetic circuits of electric wires and also speakers. It is also used in induction type and also in electromagnetic type of measuring instruments. जैसे आप कुछ लैब्स में देखोगे कंपैरेटर्स पड़े हैं, तो अगर इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर आपकी लैब में कहीं पड़ा है तो उसमें पक्का सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ हुआ हुआ है, जो आगे स्टाइलस को हेल्प करेगा मेजरमेंट्स को सेंस करने के लिए। फिर जैसे मैंने कहा था कि सबसे बड़ी एडवांटेज तो भाई इसकी ये है कि इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली यूज्ड कमर्शियल अलॉयज दैट आर स्टील्स, along with that also cast irons. And I also made a point that because of the high reactivity of iron with halogens etc., it is used as a catalyst in Haber-Bosch process etc. for production of ammonia and for some other compounds also. Okay, so let's move forward now. अब आए बच्चों हम उस प्रॉपर्टी पर, आयरन की उस प्रॉपर्टी पर जिसकी वजह से ये स्टील्स और कास्ट आयरन्स जैसे इंपॉर्टेंट अलॉय बनाने की क्षमता रखता है। एलोट्रॉपी बच्चों एक फिनोमिनन है। एलोट्रॉपी अगर आपने पढ़ी होगी 10+1 10+2 में, तकरीबन 15 तो मेटल्स ही हैं। ओके, लेट मी चेंज दिस। तकरीबन स्टूडेंट्स हमारे पास 15 मेटल्स ऐसे हैं जो एलोट्रॉपिक फिनोमिनन शो करते हैं। उसके अलावा कई और एलिमेंट्स हैं, जैसे सिलिका इज एन एग्जांपल, जो एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं। है क्या भी ये एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए स्टूडेंट्स, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म इज ए फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटीरियल्स सिस्टम under different conditions of pressure or temperature or both is able to exist in more than one type of crystalline forms. Let me explain it. कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा 15 तो हमारे पास मेटल्स ही ऐसे हैं, आयरन उनमें से एक है। फिर हमारे पास और कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे मैंने सिलिका की आपके सामने एग्जांपल ली। इन मटेरियल्स में ये खासियत है कि अगर आप इनके प्रेशर को चेंज कर दो या टेम्परेचर को ही चेंज कर दो या दोनों पैरामीटर्स को चेंज कर दो, तो अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर्स पर ये अपने अंदर एग्जिस्ट कर रहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। जैसे आयरन की एग्जांपल लें, रूम टेम्परेचर पर भाई आयरन जो है बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है, लेकिन अगर आप इसको हीट कर 910 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाओगे, इसका बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बदल जाएगा इनटू एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आयरन along with some other metals and also some other elements shows this beautiful phenomenon which is called allotropy. Polymorphism, poly मतलब एक से ज़्यादा, morphism मतलब स्ट्रक्चर। अगर कोई मटीरियल एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर और बोथ के बदलने पर एक से ज़्यादा तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एलोट्रॉपी दिखा रहा है। और जब ये मटेरियल सिस्टम अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं जी ये इसके एलोट्रॉप्स हैं। तो अगर बच्चों हम प्योर आयरन की बात करें, तो प्योर आयरन का जब आप प्रेशर या टेम्परेचर या दोनों चीज़ों को बदलोगे, तो आपका ये 4 तरह के एलोट्रॉपिक चेंजेस आपको दिखा सकता है। 4 एलोट्रॉप्स ऑफ प्योर आयरन एग्जिस्ट, and this allotropes would be only when the material system is in the solid state. अब मैंने क्या किया है, यहां पर आपके लिए फिगर 1 में मैंने दिखा दिया कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन, कि अगर आप आयरन की कूलिंग करें, हाँ यहां हमने अभी 2 मिनट के लिए मान लिया है, जब ये कूलिंग कर्व, जब ये डायग्राम बनाया है, दैट
pressure in the laboratory conditions when this cooling heating was being done has been fixed at 1 atmospheric pressure। और मैं क्या कर रहा हूँ, मोल्टन स्टेट में मैं आयरन को ले गया हूँ, या मोल्टन स्टेट से भी ऊपर वेपर स्टेट में ले गया हूँ, और फिर मैंने इसकी कूलिंग चालू कर दी। और कूलिंग चालू करने के साथ मैं क्या नोट कर रहा हूँ, टेम्परेचर कैसे ड्रॉप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, यही बच्चों अगर मैं हीटिंग के दौरान कर दूं तो कर्व थोड़ा ऐसा दिखेगा, बिल्कुल रिवर्सिबल चेंजेस होंगी, हाँ, लेकिन हीटिंग के दौरान इस तरह से बन जाएगा। तो मैं इस कूलिंग कर्व से सहायता से ही आपको हीटिंग के दौरान क्या हो रहा है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने क्या किया हुआ है, आपने प्योर आयरन का स्टूडेंट सैंपल ले लिया। प्योर आयरन का ये जो सैंपल आपने लिया, लेबोरेटरी कंडीशंस में आप इसकी हीटिंग कूलिंग करेंगे, लेकिन आपने प्रेशर लैब में अपना फिक्स किया हुआ है 1 atm। फिक्स क्या करना है, आपने ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है तो वहां प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ही है। आप अब टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर रहे हो। रूम टेम्परेचर पर आयरन के सैंपल को अगर बच्चों आप देखो तो आयरन के सैंपल के अंदर अगर आप माइक्रोस्ट्रक्चर देखो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर या किसी भी और माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको एक ही फेज नजर आता है। भाई अभी एक टर्म आ गई फेज, जो कि सबसे बेसिक टर्म है जो इंडस्ट्रियल मेटलर्जी में यूज़ होती है। इसको हम माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे मैंने पहले कहा था, जब आप किसी चीज़ के माइक्रोस्ट्रक्चर की बात करते हो, माइक्रोस्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का 2 चीज़ों से बना हुआ है। उसमें ग्रेन साइज़ क्या है, जैसे सपोज मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये लीजिए, ये मैं किसी चीज़ का स्कीमेटिक माइक्रोस्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो बच्चों इसमें एक ग्रेन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ग्रेन का साइज़ कितना है, अगर मैं एक दूसरा माइक्रोस्ट्रक्चर ले लूँ उसमें मैं ग्रेन्स ज़्यादा दिखा दूँ तो ये रिलेटिवली फाइन ग्रेन साइज़ है, ये रिलेटिवली कोर्स ग्रेन है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ग्रेन्स हैं पर यूनिट स्पेस यहाँ कम है। तो इनको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है जो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे या आप अर्लियर लेक्चर्स में देख चुके होंगे। तो दिस इज़ ग्रेन साइज। लेकिन दूसरा माइक्रोस्ट्रक्चर का एस्पेक्ट है कि ये जो ग्रेन्स हैं ये किस फेज के हैं। तो सपोज आप कहते हो सर इस माइक्रोस्ट्रक्चर में एक ही फेज है, जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है वही यहाँ। फेज का मतलब क्या होता है बच्चों, फेज का मतलब होता है एक ऐसी रीजन माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर जिसकी अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिसका अपना फिजिकल स्टेट है, जिसका अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसका अपना लेटेस्ट डायमेंशंस है। तो अगर आप मटेरियल के माइक्रोस्ट्रक्चर में फेज देख रहे हैं और अगर आपको कोई ऐसी रीजन नजर आती है कि उस रीजन में सर केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल स्टेट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटेस्ट डायमेंशन सब आइडेंटिकल हैं, तो ये मटेरियल सिस्टम का कोई एक पर्टिकुलर फेज है। अगर आप कहते हो सर सारी ही जगह यही वाली चीजें आइडेंटिकल हैं, ये चारों चीजें, मैं कहूँगा यार मेरे मटेरियल सिस्टम में तो एक ही फेज है। और जब ये 4 चीजें बच्चों कहीं सेम होती हैं और हम कहते हैं कि फेज सेम है, तो ये सेम फेज होने का मतलब होता है कि कुछ खास सेट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उस रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं, और ये फेज की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही अल्टीमेटली डिसाइड करती हैं कि मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब सपोज किसी दूसरे माइक्रोस्ट्रक्चर में हम कह देते हैं कि सर ऐसे है, मैंने माइक्रोस्ट्रक्चर को देखा और माइक्रोस्ट्रक्चर में सर एक तो ये वाइट रीजन नज़र आ रही है, लेकिन बीच में सर ये मुझे एक ऑरेंज रीजन भी नज़र आ रही थी। मैंने कहा यार ऑरेंज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये देखो कि क्योंकि वहाँ कलर फर्क है, हो सकता है कि उस ये वाइट रीजन जिसको तुम कह रहे थे कि सर ये वाइट वाला फेज कोई एक पर्टिकुलर फेज, सपोज इसका नाम हम दे देते हैं ए फेज, कि यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल स्टेट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटेस्ट डायमेंशंस बिल्कुल सेम थे। लेकिन आप कहते हो कि सर जब हमने ये ऑरेंज रीजन इन्वेस्टिगेट की तो ये 4 चीज़ों में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें अलग थीं उस वाइट वाली ए रीजन से। मैं कहूँगा भाई फिर तो ये कोई अलग फेज है। अगर ये चारों चीज़ें जो पिछली रीजन में नहीं थी, अब अगली कोई रीजन नज़र आ रही है जिसमें ये चारों चीज़ें डिट्टो वही नहीं है जो पिछली रीजन में थी, तो भाई आप अब किसी और फेज में हो मटेरियल सिस्टम में। तो अगर ये सारी ऑरेंजेस रीजन्स में अगर आप देखते हो और आप कहते हो सर इनका अपना केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल स्टेट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटेस्ट डायमेंशन है, ये बी फेज है, और सर ये इस ए फेज वाली इन 4 चीज़ों का जो सेट था उससे वैल्यूज बी की अलग है, एटलीस्ट एक चारों में से पैरामीटर भी अलग हो गया बच्चों, तो फेज अलग हो गया। तो ये जो फिर अगर बी, ये सारा बी है और आप कहते हो कि सर ये जो ऑरेंज मैं जिसको बी कह रहा हूँ, मैंने जो बाकी 3 ऑरेंज रीजन देखी वहाँ वही चारों चीज़ें हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
लेटेस्ट डायमेंशंस, केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल स्टेट, जो पिछली वाली ऑरेंज रीजन में थी। तो मैं कहूंगा यार सारी ऑरेंज रीजन्स कोई एक पर्टिकुलर फेज है, लेट अस कॉल इट एज फेज बी। और जो सारी वाइट रीजन है इनमें ये चारों चीजें कुछ एक वैल्यू ले रखी थी, ये एक फेज ए है। अब जो ए रीजन है उसकी अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक अलग फेज है। बी जो रीजन है उसकी चारों चीजें कुछ अलग हैं, तो उसकी अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर मैकेनिकली सेपरेबल रीजन्स। जब मैं कहता हूं मैकेनिकली सेपरेबल रीजन्स, बच्चों मैकेनिकली सेपरेबल रीजन्स का मतलब होता है कि दीज आर टू डिफरेंट फेजेस एंड ईच ऑफ दीज फेजेस हैज इट्स ओन सेट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन विच इज बीइंग रेफर्ड टू एज द अदर फेज। तो अब आपको यह देखना होता है कि माइक्रोस्ट्रक्चर में एक फेज है, दो हैं, चार हैं, जितने भी हैं, हर फेज ने जगह कितनी ले रखी है, हर फेज की शक्ल सूरत कैसी है, हर चीज इंपैक्ट डालती है मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पक्का डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए मेरा काम आपको यह बताना था कि फेज क्या होता है। तो फेज एक ऐसी रीजन होती है मटेरियल सिस्टम में, एक ऐसी होमोजेनस रीजन होती है जिसकी अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, उसके अंदर एक कोई गिवन स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसका अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी एक लेटेस्ट डायमेंशंस होती हैं, और वो जो रीजन है उसमें चारों चीजें आइडेंटिकल होने की वजह से उस पूरी रीजन जिसको आप एक पर्टिकुलर फेस कह रहे हो उसकी अपनी सेट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बच्चों आयरन को अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखो, मैं बात कर रहा हूं भाई यहां, ओके लेट मी क्लियर ऑल दिस नो, आई हैव क्लियर दिस। अब हम आ जाते हैं दोबारा आयरन पे। आयरन को बच्चों अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर देखिए, यहां है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये यहां टाइम चल रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं, आप देखोगे आयरन के अंदर सब जगह एक ही रीजन एग्जिस्ट कर रही है। क्या चार चीजें होती हैं बच्चों फेस देखने के लिए, केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटेस्ट डायमेंशंस। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट व्हेन यू स्टार्ट observing a pure iron sample at room temperature or even say at 0 degrees centigrade, what you come to see is, sir, it is 100% iron in composition, state is solid, crystal structure is BCC, and that BCC crystal structure has some value of its lattice dimension। मतलब जो यूनिट सेल आपको नजर आ रहा है, सॉरी जो आपको, 1 second students, 1 second, तो जो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यूनिट सेल, जो यूनिट सेल आपको नजर आ रहा है, दैट यूनिट सेल हैज सम वैल्यू ऑफ ए बी सी, जो भी हम जिस तरह से भी डिफाइन करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी है, तो बीसीसी में भाई हर लेटेस्ट पॉइंट पर भी आपके एटम है और एक बॉडी के सेंटर में है, और आप देख रहे हो इस यूनिट सेल के कुछ डायमेंशंस हैं। 0 से लेकर बच्चों अगर आप हीटिंग कर दोगे आयरन की 910 तक भी, तो 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन चारों में से किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक तो जब आपने रूम टेम्परेचर पे भी देखा, व्हाट डिड यू कंक्लूड, आपने कंक्लूड किया कि आयरन का सैंपल, सपोज बच्चों ये आयरन का सैंपल था, सपोज ये हमने सिलेंड्रिकल बार आपको दी हुई थी, आप ये मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, सपोज आपने यहाँ से इसको काटा, ये जो चीज़ आपको मिली यहाँ क्रॉस सेक्शन को आपने ग्राइंड कर लिया, पॉलिश कर लिया, एच कर लिया, और फिर आपने इसके माइक्रोस्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, आपने देखा कि सर हर जगह केमिकल कॉम्पोजिशन ये है, स्टेट सॉलिड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी है, लेटेस्ट डायमेंशंस, हाँ खाली देखने से पता नहीं लगेगा, एक्सआरडी वगैरह भी करोगे वहां से लेटेस्ट डायमेंशंस का पता लगेगा, लेकिन आपको ये पता लग गया कि सर इस प्योर आयरन के पूरे सैंपल में ये चारों चीज़ों की वैल्यू एक ही है। तो आपके पास एक ही रीजन हुई, तो आपके पास एक ही फेज हुआ, और उस फेज की ये खासियत है, उस फेज को हमने कुछ नाम देना है। हमने बच्चों उसको नाम दे दिया, 1 सेकेंड, हमने उसको नाम दे दिया अल्फा फेज। तो कंक्लूजन क्या थी कि रूम टेम्परेचर से लेकर 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयरन के अंदर एक ही कोई पर्टिकुलर फेज एग्जिस्ट कर रहा है, उस फेज का हमने नाम दे दिया अल्फा फेज। आयरन के अंदर जब सिर्फ अल्फा फेज होगा, हमने उस आयरन को कहना शुरू कर दिया अल्फा आयरन। यू आर हीटिंग, और हीटिंग कर कर बच्चों जब आप 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचोगे, आप देखोगे कि सर ये चीज़ तो अभी भी वही है, ये चीज़ अभी भी वही है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम बीसीसी टू एफसीसी। तो भाई अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल गया, इसका मतलब फेज बदल गया। और आप देखोगे कुछ समय बीतने के बाद 910 पे सारी जगह आयरन में फिर दोबारा एक ही रीजन है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर
केमिकल कॉम्पोजिशन अभी भी प्योर आयरन, स्टेट अभी भी सॉलिड, लेकिन अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया है एफसीसी, और लेटेस्ट डायमेंशंस उस एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, जो यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लेटेस्ट डायमेंशंस थे यूनिट सेल के, उससे अलग होंगे। तो भाई हैं लेकिन सब चीज़ एक ही। तो आप कहोगे सर आयरन में है तो अभी भी एक ही फेज, क्योंकि सब जगह एक ही आइडेंटिकल रीजन है इन टर्म्स ऑफ दीज फोर, लेकिन सर इट इज़ नॉट द सेम रीजन, नॉट द सेम फेज एज वॉज बिलो 910। तो आप कहोगे सर ये फेज बदल गया। इस फेज को बच्चों हमने कहा कि आयरन में एक ही फेज है, लेकिन नाम अब है गामा फेज, और जब आयरन के अंदर गामा फेज होगा उस आयरन को हम क्या कहेंगे? गामा आयरन। फिर 910 से लेकर 1394 तक आयरन में कोई चेंज नहीं आएगी, उसमें गामा फेज ही रहेगा, और आयरन को आप हमेशा क्या कहोगे? गामा आयरन। बट एट 1394 आप देखोगे कि ये एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज नाउ अगेन स्टार्टेड चेंजिंग टू बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कोई आपको कहेगा ओ भाई ये तो वही फेज बनना शुरू हो गया जो 910 से नीचे था। बट व्हाट यू हैव टू टेल हिम कि भाई ये पहली तीन चीजें तो चाहे सेम है, केमिकल कॉम्पोजिशन अभी भी आयरन, स्टेट अभी भी सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोबारा बीसीसी, लेकिन जो शुरू में अल्फा फेज बना था बीसीसी, उसके लेटेस्ट डायमेंशंस थे कम, क्योंकि वो 910 से लेकर रूम टेम्परेचर तक जैसे लोअर टेम्परेचर्स पे बना था। अब जो चीज बन रही है वो 1394 से ऊपर बन रही है, टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली हायर। चाहे बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो यूनिट सेल होगा वो भाई काफी बड़ा होगा कंपेयर टू जो नीचे मिल रहा था। तो सारी रीजन अब आयरन में आपको फिर चारों चीजें सेम होंगी, लेकिन ना तो अल्फा फेज जैसी होंगी ना गामा फेज जैसी होंगी। हाँ, एक ही अच्छी चीज है कि फेज अभी भी एक है, बट दैट फेज, ये जो बीसीसी फेज ग्रेटर लैटिस डायमेंशंस वाला मिला है, इसको बच्चों हम नाम देते हैं 1394 से 1539 तक, इसको हम नाम देते हैं डेल्टा फेज। और डेल्टा फेज जब आयरन में एग्जिस्ट कर रहा हो तो आयरन को क्या कहा जाता है? डेल्टा आयरन। देन स्टूडेंट्स 1539 पे पहुंच गए, अभी तक यहाँ डेल्टा फेज ही था, डेल्टा आयरन था। 1539 पर आप देखोगे कि आयरन जो अभी तक सॉलिड स्टेट में रह रहा था, दैट सॉलिड स्टेट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू द मोल्टन स्टेट। और इतना समय जब बीत जाएगा, इतना ये इतना टाइम 1539 पे इलैप्स होने के बाद आप अगर यहाँ माइक्रोस्ट्रक्चर देखोगे, अब इतना टाइम बीत गया, आप कहोगे सर आयरन तो सारा मोल्टन स्टेट में आ गया। अब उसमें एक ही फेज है लेकिन कुछ भी सॉलिड नहीं है। उस फेज का नाम आप लिक्विड आयरन कह लो, मोल्टन आयरन कह लो, लिक्विड कह लो, जो मर्जी कह लो। और 1539 से 2861 विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन, 1539 से 2861 तक आयरन वुड हैव ओनली वन फेज इन इट, फेज का नाम होगा लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन 2861 और उससे ऊपर के टेम्परेचर्स पर आयरन में एक ही फेज होगा, लेकिन आयरन 2861 एंड उससे ऊपर वेपर्स बनाना शुरू कर देगा, वेपराइज हो जाएगा, गैसीय स्टेट में आ जाएगा। आप कहोगे सर आयरन में अभी भी फेज तो एक ही है, लेकिन उस फेज का नाम क्या है? द गैस फेज, द वेपर फेज, कुछ भी नाम दे दीजिए। अच्छा, एक और चीज बच्चों, एक तो चीज आपने नोट की होगी कि जहां भी अल्फा टू गामा फेज बदला, या गामा टू डेल्टा फेज बना, या डेल्टा टू लिक्विड सोल्यूशन बनी, या लिक्विड सोल्यूशन टू गैस बना, ऐसे सारे टेम्परेचर्स पे जो ट्रांजिशन हो रही है वो आइसोथर्मली हो रही है। देखो भाई, तुम तो सिस्टम को हीट कर रहे हो, जब तुम सिस्टम को 0 से 910 तक हीट कर रहे थे, जो भी हीट सिस्टम में जा रही थी फर्नेस के थ्रू, वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही आप 910 पर पहुंचे, यहां 910 पर पहुंचे, अल्फा आयरन को बदलना है बीसीसी से गामा आयरन एफसीसी में, तो वो जो हीट है वो टेम्परेचर बढ़ाने की जगह आप किस में लग जाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में, बीसीसी टू एफसीसी। तो अल्फा बीसीसी जब तक गामा एफसीसी में बदल नहीं जाएगा, सिस्टम अपनी सारी हीट इस ट्रांसफॉर्मेशन में लगाता रहेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं करेगा। अभी भी अगर आप हीट दे रहे हो, ट्रांजिशन हो गई है कंप्लीट, ये हो गई यहाँ कंप्लीट, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गामा फेज था, अब गामा ही रह रहा है, गामा ही रह रहा है, गामा ही रह रहा है, एफसीसी ही रह रहा है। यहाँ जैसे ही पहुंचे, हीट तो आप अभी भी दे रहे हो फर्नेस के थ्रू, लेकिन अब गामा एफसीसी स्टार्ट्स चेंजिंग टू डेल्टा बीसीसी। जो हीट आ रही थी वो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ाने की जगह इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में लग गई। तो ये सारी आइसोथर्मल रीजन्स क्लियरली आपको बता देती हैं कि यार कोई फेज चेंज चल रहा है। लेकिन सारी आइसोथर्मल रीजन्स फेज चेंज नहीं बोलती। आइसोथर्मल रीजन का मतलब है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट चेंज होनी शुरू हो गई। जैसे बच्चों, क्यों मैंने ये बात कही, अगर आप 768 पर नजर डालो, 768 पर भी आइसोथर्मल रीजन आई हुई है, लेकिन ये कोई फेज चेंज नहीं है।
768 is a very important temperature. This is the Curie temperature of iron. क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन का मतलब सर रूम टेम्परेचर से लेकर 768 तक जो आयरन था वो मैग्नेटिक था, वो फेरोमैग्नेटिक था. अगर आप उसके बियॉन्ड इसको हीट कर दोगे 768 के बियॉन्ड, तो आयरन के सर अंदर एटम्स की कुछ रीअरेंजमेंट होगी जिसकी वजह से वो फेरोमैग्नेटिक से बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक से बन जाएगा नॉन मैग्नेटिक. बट माइंड यू बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. फेस चेंज होता है जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चार में से एक चीज बदलने पर होती हैं. या तो केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाए, या तो स्टेट बदल जाए, या तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाए, या तो लेटेस्ट डायमेंशंस बदल जाएं. आयरन को जब आप 0 से लेकर 910 तक ले जाते हो, ये चारों चीजें टस से मस नहीं होती. ना तो केमिकल कॉम्पोजिशन बदलती है, ना तो स्टेट बदलता है जो कि सॉलिड था, ना तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलता है जो कि बीसीसी था, ना तो लेटेस्ट डायमेंशंस बदलती हैं जो भी बीसीसी के यूनिट सेल के डायमेंशंस थे. कुछ नहीं बदलता 910 तक. तो आप कहते हो सर 900 रूम टेम्परेचर से 910 तक या 0 से लेकर 910 तक आयरन में एक ही फेज है, उस फेज का नाम है अल्फा फेज. लेकिन ये जो 768 पर हुआ, एटम्स की हल्की फुल्की रीअरेंजमेंट होने की वजह से बेचारे का मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक हो गया. ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है, ये कोई फेस चेंज या मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं है. शुरू में क्या हुआ, जापानीज ने ये चीज जब फाइंड आउट की, उन्होंने कहा सर 0 से लेकर 768 तक जो अल्फा फेज है वो मैग्नेटिक है, 768 से 910 तक जो अल्फा फेज है वो नॉन मैग्नेटिक है. उन्होंने इस नॉन मैग्नेटिक अल्फा आयरन को, जो 768 से 910 पे तक जो एग्जिस्ट करता है नॉन मैग्नेटिक अल्फा फेज, अल्फा आयरन, उसको एक स्पेशल नाम दे दिया बीटा आयरन. ये लो जी, ये है बीटा आयरन. लेकिन वेरी सून उन्होंने कहा डोंट कॉल इट बीटा आयरन बिकॉज समबडी वुड स्टार्ट assuming that beta iron means that iron has a special phase in it called beta phase. But phase has not changed. Phase is still alpha phase only. ये तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आई है, तो जल्दी ही इस टर्म को यूज करना बंद कर दिया गया. लेकिन आज भी कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं भाई बीटा आयरन क्या होता है, तो आपको क्या कहना है, सर बीटा आयरन इज द आयरन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 768 to 910. Phase present in iron is alpha phase only, that is below 768 also. The only change is that this alpha phase, which earlier below 768 was magnetic, now has become non-magnetic. So sir, non-magnetic alpha iron is sometimes referred to as beta iron. I hope students अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे, लेकिन बीटा आयरन आपको पता भी लग गया. ओके, आइसोथर्मल रीजन भी हमने देख ली क्या है, इंपॉर्टेंट चेंज बताती है, जनरली फेस चेंज बताती है, बट मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होना भी आइसोथर्मल रीजन ऑफ द कूलिंग कर्व या ऑफ द हीटिंग कर्व जो है, ये भी आपको ये चीज दिखा देती है. ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू सी. ओके, सो दैट इज ऑल व्हाट आई विश्ड टू कवर इन दिस लेक्चर. लेकिन अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे. ओके, एक चीज़ मैं और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अगर आप परमिट करते हैं. ये देखिए बच्चों, यहाँ मैंने प्योर आयरन के कुछ फॉर्म्स लिखे हैं. आर्मको इनगॉट आयरन, दिस वाज द फर्स्ट कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी इन ओहियो, जिसने प्योर आयरन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया था. आर्मको है बच्चों अमेरिकन रोलिंग मिल कंपनी, अमेरिकन रोलिंग मिल कंपनी. फिर कुछ और कंपनीज ने भी प्योर आयरन प्रोड्यूस कर लिया, जैसे कार्बोनिल आयरन किसी ने बनाया, हाइड्रोजन प्योरीफाइड आयरन बनाया, इलेक्ट्रोलिटिक आयरन बनाया. और बच्चों जब तक स्टील्स बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हुए थे, एक नियरली प्योर आयरन जैसी चीज थी जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा और आज की डेट में भी हम सुनते हैं, रॉट आयरन. रॉट आयरन इज नॉट प्योर आयरन, इट कंटेन्स लिटिल बिट ऑफ कार्बन विच इज ऑलवेज लेस देन 0.005 weight percentage, less than this, and mainly it contains some silicate slag. Slags, fibrous slag की inclusions होती हैं इसमें तकरीबन 2 weight percentage तक. तो हम कई बार कह देते हैं wrought iron is a mechanical mixture of iron and silicate slag. Carbon content is extremely
low, though there is some carbon in it, but it's very, very low, generally 0.002% or something of that sort. But mainly fibrous silicate slag, जो रिडक्शन प्रोसेस के दौरान आयरन उठा लेता है, वो इसमें होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर जाकर इसकी हैमरिंग करते हैं या रोलिंग करते हैं सिलिकेट स्लैग को निकालने के लिए। वर्किंग करते हैं ना, हैमरिंग की, रोलिंग की, वर्किंग की, ताकि सिलिकेट स्लैग को ज़्यादा मात्रा में ना आने दें, उसको अलग कर दें, इसीलिए नाम रॉट आया। वर्क टर्म का पास्ट टेंस होता है रॉट, सो दैट इज वाई द नेम रॉट आयरन। रॉट आयरन की खासियत ये थी बच्चों, इसकी टफनेस बहुत अच्छी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी थी। हाँ, इलेक्ट्रिकली इसको वेल्ड करना बहुत आसान नहीं था। कहने का मतलब जितना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता था लोहा, वो रॉट आयरन की फॉर्म में यूज होता था। बाद में तो हमें माइल्ड स्टील मिल गया, लो कार्बन स्टील, उसकी वेल्डिंग भी बहुत अच्छी थी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी थी, जो कि रॉट आयरन ऑफर कर। आज भी आप सुनते हो रॉट आयरन का फर्नीचर। सो दिस इज नॉट प्योर आयरन बट नियरली अ फॉर्म ऑफ प्योर आयरन विच कंटेन्स वेरी लो अमाउंट्स ऑफ कार्बन, बट मेनली इट कंटेन्स slag, silicate slag in it, offers very good mechanical properties, was used mainly in the construction industry before the processing of mild steels had started in a great way. So that is all what I wished to cover in this lecture for you, and thank you so much for watching. Thank you and goodbye.